स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें हम हिस्ट्री का सेकंड वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, बंगाल के प्रमुख गवर्नर और भारत के वायसराय यानी कि दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के जिले और मद्रास के उत्तरी जिले में लागू किया था। तो इन स्थायी जो बंदोबस्त था ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो कॉर्नवालिस था इसके द्वारा ही उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिले में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भी अपने द्वारा एकत्र राजस्व का 1/11वां हिस्सा अपने पास रखते थे, जबकि अंग्रेज को एकत्र की गए राजस्व का 10/11 हिस्सा प्राप्त होता। तो मतलब किसान जो रखता था, जो स्वामी होता था, तो उसका 1/11वां हिस्सा और अंग्रेजों को जो 10/11 हिस्सा बचता था वो अंग्रेजों के पास इसमें जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को मुंबई, मद्रास में लागू किया गया और यह व्यवस्था मुनरो, मद्रास का गवर्नर और चार्ल्स रीड द्वारा लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा इसमें लागू की गई थी। इसमें रैयतों यानी कि जो कृषक होते थे को कर भुगतान का उत्तरदायित्व दिया गया था। मतलब जो रैयत होते थे उनको ही कर भुगतान की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी। इसमें आगे आता है कि इस व्यवस्था में फसल के प्रकार और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर राजस्व 30 वर्ष से अधिक की समय अवधि में निर्धारित किया जाता। मतलब 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राजस्व तय हो जाता। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जैसे सीजन चल रहा है तो उसकी गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता देख के अगले 30 वर्षों के लिए राजस्व तय कर दिया जाता था कि अगले 30 वर्ष या उससे ज़्यादा वर्षों के लिए ये राजस्व फिक्स है, ये देना होगा। इसके बाद आती है महालवारी व्यवस्था बंदोबस्त प्रणाली को गंगा घाटी और नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, मध्य भारत के क्षेत्र और पंजाब में इसको लागू किया गया था। इसमें गांवों को एक राजस्व इकाई माना गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, समुदाय, महल को कर भुगतान का उत्तरदायित्व दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल के प्रमुख गवर्नर। तो बंगाल के प्रमुख गवर्नरों में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल के प्रमुख गवर्नर और भारत के प्रमुख वायसराय। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं कोई भी एग्जाम हो। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला इलाहाबाद की द्वितीय संधि यहाँ पे की गई थी इसके द्वारा। इसमें हम आगे चलो देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आगे ये आता है। और बक्सर का युद्ध भी रॉबर्ट क्लाइव के समय ही लड़ा गया था, जो कि 1764 में आपका हुआ था। यहाँ पे ये थोड़ा इमेजिंग प्रॉब्लम, पीडीएफ में अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो जो क्वालिटी होती है पेज की वो वहाँ पे ब्लर हो जाती है, इस वजह से ये हम फोटो खींच कर रखते हैं। आई होप अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसके बाद हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है और बंगाल में द्वैध शासन को भी इसी के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही समाप्त किया जाता है। अब बंगाल के प्रमुख गवर्नरों में वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 तक रहता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर। और अब ये गवर्नर जनरल की बात आ रही है। जो अंतिम गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक रहा। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय लड़ा गया। सालवाई की संधि, द्वितीय अंग्ल मराठा, और इसके समय 1780 में भारत के प्रथम समाचार पत्र जो बंगाल गजट का प्रकाशन जो था वो जॉन जेम्स अगस्टन की कलकत्ता में किया गया था। तो इसके हमें क्या याद रखना है, ये तो एक अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके बाद इसी के समय जो प्रथम समाचार पत्र आया था बंगाल गजट, जो कि जेम्स अगस्टन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये हमको याद रखना है। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। अगला देखते हैं। इसमें आगे आता है इसके समय ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है और 1774 में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय आता है और इसके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग भी चलाया गया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना भी इसी कार्यकाल में हुई।
शाह आलम द्वितीय को दी जाने वाली मुगल पेंसिल भी इसी शासनकाल में बंद कर दी गई और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। तो ये जो आपका गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है। इसके बाद हम कॉर्नवालिस की चर्चा करते हैं। तो कॉर्नवालिस जिसका शासन 1786 से 1793 तथा 1805 तक ही चलता है। इसने 1793 में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत किसानों को उपज का कुछ भाग संबंधी देना पड़ता था। कॉर्नवालिस को भारत की नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। जो सिविल सेवा होती है, सिविल सर्विसेज, उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही इसका जनक कहा जाता है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक चलता है, इसी के समय हुआ था और निचली अदालतें और अपीली अदालतों की स्थापना यहाँ पर की गई और 1793 में कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत की गई। 1751 का समय होता है, इसमें जोनाथन डंकन ने बॉम्बे में तत्कालीन गवर्नर द्वारा बनारस में संस्कृति विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये आपको प्रश्न इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये बनारस में किसके द्वारा, तो ये जो जोनाथन डंकन थे इसके द्वारा यहाँ पे कॉलेज की शुरुआत की गई थी, जो कि संस्कृत कॉलेज था और बनारस में इसकी शुरुआत की गई थी। सूर्यास्त जो कानून था इसी के शासनकाल में लागू किया गया। सर जॉन शेर जो 1793 से 1798 तक चलते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 इसी के संबंध में आता है, हस्तक्षेप की नीति से संबंधित। और द्वितीय रोहिला युद्ध 1794, निजाम और मराठाओं के बीच खुदरा का युद्ध 1795 में। और ये जो चार्टर अधिनियम थे ये हम आपको पॉलिटी की पहली क्लास में, शायद से जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी वहीं पे हम करा चुके हैं। और पॉलिटी में जो हमारा सिलेबस पहुंच गया है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। जो अब नेक्स्ट पॉलिटी का वीडियो होगा उसमें हम संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी के जो आपके वीडियो छूटे हैं उनको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आता है अगला बेलेजली। तो बेलेजली सहायक संधि पद्धति की शुरुआत बेलेजली के समय पे हुई और चतुर्थ अंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध चतुर्थ जो अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, वो बेलेजली के समय पर ही हुआ था। और जो बसीन की संधि थी वो बेलेजली के समय ही 1802 में हुई थी। इसके बाद बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना बेलेजली के समय हुई और द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1803 से जो 1805 तक चलता है वो भी बेलेजली के समय होती है। सेंसरशिप अधिनियम 1799 में आता है। तंजौर, सूरत, कर्नाटक का प्रशासन संभाला और बेसिन की संधि 1802 में। कलकत्ता में राजभवन की स्थापना 1803 में बेलेजली के समय ही होती है। मिंटो प्रथम आते हैं जो कि 1807 से 1813 तक, इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि। चार्टर अधिनियम 1813 इसी के समय आता है। हेस्टिंग 1813 से 1823 तक। हस्तक्षेप की नीति समाप्त कर दी। तृतीय जो अंग्ल मराठा युद्ध होता है इन्हीं के समय होता है। पेशवा पद का उन्मूलन किया गया और एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 16 तक चलता है। सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर और 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण और 1820 में गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना करना। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत में महालवारी प्रथा की शुरुआत करना 1822 में। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और पिंडारी युद्ध 1817 से 1818 तक चलता है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 में पारित किया गया और सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन 1823 में किया गया। एमस्टर्ड्स 1824 में बैरकपुर विद्रोह, ये इतना पूछा नहीं जाता तो इसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। विलियम बेंटिक 1828 से 1833 इम्पोर्टेंट बनता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये तो सेम पॉइंट ही रिपीट हो गया है, वो गाल लिखा हुआ है। तो राजा राममोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को समाप्त करता है। विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा 1830 को भी समाप्त कर दिया और इसने कर्नल सिलीमैन
ने भी सहयोग किया था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में भी इस बार पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड टाइप में 3 विद्रोह दिए गए थे, उनका क्रम पूछा गया था। ठीक है, तो 1831 में कोल विद्रोह और 1831 में ही तितुमिर के नेतृत्व में बरासात विद्रोह हुआ और मैसूर 1831 में इसका विलय किया गया। इसके बाद भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक आते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835 तक बनता है। विधि आयोग का गठन जो है वो विलियम बेंटिक के समय ही हुआ था। आगे आता है भारत और अंग्रेजों की शिक्षा की शुरुआत मैकाले विलियम बेंटिक के समय और चार्टर अधिनियम 1833, कुर्ग 1834, सेंट्रल कछार 1834 में इसका विलय किया गया। आगे हम देखते हैं, तो इसमें आगे जो हम देखेंगे, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जो प्रांतीय अपीली और सर्किट अदालतों को समाप्त करना, राजस्व और सर्किट आयुक्त की नियुक्ति करना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है 1835 का संकल्प, शैक्षिक सुधार और अंग्रेजी और आधारिक भाषा के रूप में शामिल करना। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता 1835 में स्थापना। मध्य भारत, पंजाब और पश्चिमी उत्तर भारत में महलवारी प्रथा की शुरुआत। सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1833 में ही ईसाई मिशनरी को ब्रिटिश भारत में ईसाई धर्म के प्रसार हेतु विशेष अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान भी शामिल है। तो ठीक है, इसके बाद चार्ल्स मेंटकॉफ आते हैं। तो चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुकद्दस कहा जाता है, जो हेनरी मेंटकॉफ होते हैं, और इन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस प्रतिबंध हटा दिए थे। तो मेंटकॉफ 1 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा करके जाते हैं। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो प्रेस बाधित थी उस प्रेस से ये प्रतिबंध हटा देते हैं मेंटकॉफ। ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो 36 से 42 तक ऑकलैंड आते हैं। 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के विरुद्ध अंग्रेज शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1840 से 42 तक चलता है। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है वो 1840 में की जाती है। पहली बंगाली दैनिक समाचार पत्र जो संवाद प्रभाकर था वो 1839 में प्रकाशित होता है। और तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। एल्बर्नो दास प्रथा 1843 में समाप्ति। रविवार को अवकाश की शुरुआत। ओल्ड मैन इन हरी के उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थे। ग्वालियर युद्ध, ब्रिटिश द्वारा सिंध प्रांत की विजय और विलय 1843 और भारतीय दासता अधिनियम 1843। हमारे सबके लिए तो रविवार के अवकाश की शुरुआत एल्बर्नो, इसके लिए एक क्रेडिट दिया जाएगा इसको। हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 जो नरबली प्रथा और प्रतिबंध इसको किया गया। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध होता है, इसके द्वारा लाहौर की संधि, भोरेबाल की संधि, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, ये हार्डिंग प्रथम के समय में किया जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में ही प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच दूरी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और डाक घर अधिनियम 1854 को पारित किया गया था तथा भारत में प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। अच्छा, डाक टिकट से मुझे याद आया, जो मैंने आपको एक राष्ट्रपति में पढ़ाया था, तो ऐसे कौन से प्रथम राष्ट्रपति बने जिन्होंने जो डाक अधिनियम राजीव गांधी के समय लाया गया था कि जो पत्र आते हैं उनको हम पढ़ सकें, इसके बाद आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इस अधिनियम में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, और जिन्होंने इस वीटो का इस्तेमाल किया था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद डलहौजी ने शिक्षा सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच और शिक्षा नीति 1854 लागू किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और डलहौजी के शासनकाल में व्याप्तगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है, क्योंकि जो हड़प नीति का सिद्धांत था, इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सितारा को 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन किया गया और 18 अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में, और यही जाके तत्कालिक कारण बनते हैं 1857 की क्रांति। और जो मेन कारण माना जाता है वो चर्बी वाले कारतूसों का ही माना जाता है। अगर आपको लिखने के लिए कभी आए तो उसमें आप ये अवध का भी लिख सकते हैं कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद
चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग न करना, ये 1857 की क्रांति के एक इमीडिएट रीजन बनते हैं। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया जाता है और चार्टर अधिनियम 1853 आता है। बैथक्यून कॉलेज स्कूल 1849, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध 1852 में ये होता है। इसके बाद आगे आता है मुंबई और थाने के बीच पहली रेल यात्रा चलती है, तो आपको पता ही है। पहला टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में। दूसरा एंग्लो सिख 1848-49 में। संथाल विद्रोह 1855 मोस्ट इम्पोर्टेंट। धार्मिक विकलांगता अधिनियम 1856। मध्य प्रांत, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या को मानव बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कैनिंग 56 से 57 तक आता है और इसी के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी और 10 मई 1857 को अंतिम गवर्नर जनरल ये माना जाता है। और 1857 में ही मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। आगे इसमें हम देखते हैं भारत के प्रमुख वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया। नील विद्रोह, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858। भारत सरकार अधिनियम। तो आपको यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह, नील विद्रोह और भारत शासन अधिनियम, ये 3 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। बजट प्रणाली की शुरुआत और 1859 में यूरोपीय सैनिक द्वारा श्वेत विद्रोह। 1860 में भारतीय दंड संहिता का अधिनियम और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 और पुलिस अधिनियम 1861। 1861 में ही पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी गई। जो अभी कैबिनेट प्रणाली चलती है वर्तमान में भारत के पॉलिटिक्स में, पोर्टफोलियो यानी कि विभाग दिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी हो गया आपका, परिवहन और हवाई जो होता है, एयर ट्रैफिक, और ये सारे के सारे पोर्टफोलियो जो है वो तभी की शुरुआत की मानी जाती है जो भारत में प्रथम वायसराय आता है कैनिंग, उसी के समय ये पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है। इसके बाद एलिगेंट प्रथम आते हैं 62 से 63 तक, 1 साल के लिए। 62 में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय 14 अगस्त और मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त को इसकी स्थापना। और बहावी आंदोलन को दबा दिया गया था। जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक। भूटान युद्ध 1863 में शिमला की भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापना। और न्यू डिस्पेंसन केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित नया। और 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद मेयो की बात करते हैं। मेयो 69 से 72। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना मोस्ट इम्पोर्टेंट 1862 में मेयो करवाता है। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए राजकोट में राजकुमार कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज खोलना। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद जो आता है वो 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पे की गई। और बहावी आंदोलन से निपटने के लिए आईपीसी संशोधन राजद्रोह अधिनियम 1870 लागू किया गया। उन्होंने 1872 में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की और 1872 में ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेयो की हत्या शेर अली अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर की थी। और इसके बाद नॉर्थ व्यू 72 से 76 तक आते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं इनके शासनकाल में। इसके बाद लिटिन का आता है। लिटिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित होता है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। द्वितीय अंग्ल अफगान 1878 से 80। 1876 से 78 का अकाल, जिसने मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब को प्रभावित किया। रिसर्च स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में। और रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में। महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद
या भारत की महारानी की उपाधि ग्रहण की और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और वो कौन सा दिल्ली दरबार था जो 1811 में आयोजित किया गया था, उसी में निर्णय लिया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित होगी। 1911 में 1911 में ये निर्णय लिया गया था। और कौन उस समय आया था, तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद रिपन 1880 से ये आपके 84 आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करते हैं। स्थानीय सुशासन का जनक जो है वो रिपन को माना जाता है। और 1881 में नियमित जनगणना रिपन के समय ही शुरू हुई है। और 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु रिपन द्वारा लाया गया था और इसके कार्यकाल में एल्बर्ट बिल पेश किया गया था। और पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया। पंजाब में विश्वविद्यालय की स्थापना और सिविल सेवाओं में शामिल होने की अधिकतम आयु 18 से 21 कर दी गई। इसके बाद डफरिन आते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय होती है, तो डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना होती है। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1885 आता है। और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885 और 1886 में भारत को एक प्रांत बना दिया गया और रंगून इसकी राजधानी की गई। इसके बाद लैंसडाउन आते हैं। 1888 से 94 तक 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगा दी और 1891 में इसको पारित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। दूसरा कारखाना 1891 में स्थापित किया और 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना की गई। सिविल सेवाओं का शाही अंतरिम और अधीनस्थ में वर्गीकरण किया गया। एल्गन द्वितीय आते हैं। यहाँ पे ये आपका एक इम्पोर्टेंट बनता है। उन्होंने 1897 में बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और 1857 में चापेकर बंधु द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चर्च और रीड की हत्या कर दी गई थी। कर्जन आते हैं 1899 से 1905 तक। कर्जन मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1899 से 1900 भारतीय अकाल 1899 में और 1900 से मुंडा विद्रोह। कृषि विभाग का गठन 1901 में किया गया। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान की स्थापना 1905 में की गई। और रेल विद्यालय आयोग की नियुक्ति 1905 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आयोग की सिफारिश पर इसको पारित किया गया था। और 1903 में फिर दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है 1905 में ही ये कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। इसके बाद मिंटो द्वितीय आते हैं 1905 से 1910। अब जो हम पॉलिटी में वहाँ पे अधिनियम में पढ़ के आए थे वो भी यहाँ पे हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि ये पॉइंट अक्सर इन्हीं के साथ दिए जाते हैं। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया और यह गर्म दल और नरम दल में 2 जगह विभाजित किया गया। हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन ये क्योंकि हम कार्यकाल पढ़ रहे हैं इनके, तो इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं वो यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं। इसके बाद पार्लियामेंटो सुधार 1909 आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलनों को लोकप्रिय बनाना। इसके बाद उग्रवादी आंदोलन पर अंकुश लगाना के लिए राजद्रोही निषेध अधिनियम 1907 में लाया गया। 1906 में आगा खां तृतीय और ख्वाजा सलीमुल्लाह ढाका के नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बंगाल में युगांतर क्रांतिकारी समूह 1906 में स्थापना की गई। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 लाया गया। जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना की। इसके बाद 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी गई और समाचार पत्र अधिनियम 1908 लाया गया। हार्डिंगे ड्यूटी 1910 से 1916 तक। इसके समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में ही भारत आए थे तथा 1911 में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था और इसी समय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। चलिए इसमें तो आगे देखते हैं हम। आगे जो आता है वो भारत की प्रथम राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाए जाने की घोषणा की गई 1911 में भी।
और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन 1912 में हुआ। काटा मारू घटना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 1914 में होती है। 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाई गई। गदर विद्रोह 1915 में, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 16 में, 17 में शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग की स्थापना 1919 में, रोलर एक्ट पारित हुआ जिसके भारतीय इतिहास में काला कानून जाना जाता है। और इसी के समय चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारतीय होम रूल लीग आंदोलन का गठन 1916 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसी में 1916 में जो लखनऊ में समझौता हुआ था, गरम दल और नरम दल भी साथ आते हैं और मुस्लिम लीग भी साथ में आती है। गांधी जी की वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन। मॉन्टेग्यू की अगस्त की घोषणा 1970 में, जिसे हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं, जो कि 1917 में इसकी घोषणा की गई थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आते हैं वो 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919 भी इसी समय लाया जाता है। खिलाफत आंदोलन 1920, बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ विलय कर दिया जाता है। इसमें हम आपको आगे बताएंगे जब हम ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये खलीफा को बचाने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी मुस्लिमों के द्वारा और उसी समय गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं, इसी के लिए इसका विलय किया गया था। लेकिन वो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को अंग्रेज ख़त्म कर देते हैं और उसी के समय 22 के समथिंग इसको खिलाफत आंदोलन को भी भारत में दबा दिया जाता है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम AMU के नाम से जानते हैं अभी, इसकी स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, 1921 में स्थापित इसको किया गया। रीडिंग 1921 से 1926 और एकमात्र यहूदी वायसराय था ये रीडिंग। 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और कुछ स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1919 भी माना जाता है। ये वैसे वेरीफाइड डेट ये 4 फरवरी 1922 ही है, कभी कभी ये डेट पूछ ली जाती है। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना गया। पहला जनजातीय विद्रोह 1921 में होता है और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की। और चौरी चौरा घटना 1922 और महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। 1923 में सार्वजनिक सेवा सुधारों पर ली आयोग का गठन किया गया और रेलवे बजट को आम बजट से पहली बार 1924 में अलग किया गया। और 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती भी इसमें हुई। और 1925 में KB हेडगवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना हेडगवार के द्वारा 1925 में की जाती है। 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की जाती है। और 1910 में प्रेस अधिनियम को और 1919 में रॉलेट अधिनियम रद्द करना, ये आपके होते हैं। इसके बाद इरविन आते हैं 1926 से 31। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। जो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था, लेकिन इसके बनने की शुरुआत जो है वो 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। और जब इनकी हत्या की गई थी तो इसी समय एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर चलाई गई लाठी ब्रिटिश शासन में जो कील में ताबूत ठोकने का काम करेगी। ये स्टेटमेंट जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया।
जो लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, इसी समय पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। दांडी मार्च 1930 में स्थापित शुरू किया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। आर्कोट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में ही होती है। जिन्ना के 14 सूत्र 1929 में पेश किए जाते हैं। इसके बाद 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया जाता है। 31 अक्टूबर 1929 को दिवाली घोषणा, समय आने पर भारत के ये प्रभुत्व का दर्जा देना, और ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास का सर्वेक्षण करने के लिए जो हार्टोग समिति थी 1929 की नियुक्ति की गई। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, और धरासना सत्याग्रह 1930 और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 सर मोहम्मद इकबाल द्वारा इलाहाबाद संबोधन 1930 में ही किया गया था। और ये गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी यानी कि कांग्रेस जो है, ये 3 होते हैं 1930, 31 और 32, जिसमें गांधी जी जो है 32 वाला अटेंड करते हैं। यानी कि कांग्रेस पहली बार 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा लिया गया था वो BR अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था। 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापा, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में बहिष्कार कांग्रेस ने किया था। और गांधी इरविन समझौता 1931 और सबने अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी 1931 में होती है। विलिंगडन आते हैं 16 अगस्त 1932 को, जो रेम्स मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विवादास्पद और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। इसमें 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत, यानी कि 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो भारतीय सरकार अधिनियम से ही लिया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। पाकिस्तान घोषणा 1933 और व्यक्तिगत सबने अभिज्ञा की शुरुआत 1933। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और बर्मा भारत से अलग किया गया 1935 में। इसके बाद लिन लिथिंगियो आते हैं 36 से 44 के लिए। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे प्रारंभ होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिस्प मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और प्रांतीय चुनाव 1937 में, मुक्ति दिवस 1939 में, और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में, और लाहौर संकल्प जो है वो 1940 में लाया जाता है। इसके बाद भारतीय सेना का गठन 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय सेना 1942, और बंगाल अकाल 1943। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में फूट डालो और छोड़ो 1944 में ये लाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो आता है बेबिल जो आते हैं 1944 से 1947 तक, और शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। राजा जी फार्मूला 1944 में लाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में। 1945 से 1946 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INS के परीक्षण प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, और 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में होता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1948 को मनाया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को होता है। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की गई, और माउंटबेटन 1947 से 48 तक माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं ये C राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 तक
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1950 में इस पद पर स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब श्री राजगोपालाचारी के बाद इस जो पद था इसको समाप्त कर दिया जाता है और इसी के साथ ये अंतिम बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख आंदोलन एवं संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। इसी में हम ब्रिटिश कालीन प्रमुख संस्थाएं और प्रमुख नारे और व्यक्तिगत नारे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में प्रमुख वचन और नारे इनके क्या दिए गए थे ये हम देखेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो हम आपको वहाँ पे अपडेट कराते हैं और भी जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस या पीडीएफ्स होते हैं या जॉब अपडेट्स होते हैं वो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।